बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईएस की देखिए कल की एक्टिविटीज़ अगेन ट्रेंड चेंज कुछ नहीं हुआ। एफआईएस लगातार सेलिंग की मोड में ही रहे। कल भी 4577 करोड़ की सेलिंग ले करके गए। हालांकि एफ एंड ओ में थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन वगैरह में थोड़ी सी बाइंग की है उन्होंने, मे बी की शॉर्ट कवरिंग की हो। डीआईज 6027 करोड़ रुपए की बाइंग, उनका ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो लगातार बाइंग में ही चल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से अमेरिकन मार्केट्स कल क्लोज हुए और उसके बाद एशियन मार्केट्स का हाल। तो अमेरिकन मार्केट्स में कल थोड़ा सा गिरावट थी। 7 दिन की लगातार तेजी के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ½ % नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन्स, शंघाई और कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। हैंसेंग और निकाई में फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में रेफेक्स करीब 8.25% ऊपर है, NICL करीब 7.5%, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करीब 5.5%, GVTD करीब 5%, पावर मैक करीब 5%। ये काउंटर ऊपर हैं। लेकिन गिरने वाले काउंटर्स की भी संख्या देख लेते हैं और कौन कौन से काउंटर हैं जो कि आज ऐसे मार्केट में, फ्लैट मार्केट में ज़्यादा गिर रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है 6%। त्रिवेणी टर्बाइन में जेनटेक लगातार डाउन सर्किट लग रहा है 5%। आफ्टर रिजल्ट्स इस काउंटर में लगातार डाउन सर्किट चलते ही आ रहे हैं। TI इंडस्ट्री करीब 5%। टाटा मोटर्स में आज एक खबर है जिसकी वजह से काउंटर करीब 3.5% नीचे है। पारादीप फॉस्फेट काफ़ी एक तरफा तेजी दिखाने के बाद आज मामूली सी मुनाफा वसूली, करीब 3% गिरावट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि ग्लोबल टैरिफ एक मेजर खबर इस समय बनी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आना, वो भी इंडिया के लिए, कि भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनकी तरफ से जो अमेरिका से आई है, कि ये रिपोर्ट्स के हवाले से है कि जो टैरिफ लगेगा भी तो वो जब तक लगेगा टेम्परेरी लगेगा, क्योंकि जब तक डील नहीं हो जाती अमेरिका और इंडिया की। मे भी कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का स्टेटमेंट देके इंडिया को शायद फोर्स कर दें कि आप आओ जल्दी से डील करो, ताकि ये डर खत्म हो। तो यही एक स्ट्रीट को डर भी सता रहा है। अगर हम देखें तो अमेरिकी ट्रेड डील का जो एक दल है जो लगातार इंडिया के ट्रेड नेगोशिएटर्स के साथ बातचीत कर रहा है, 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है जिसमें कि कुछ बातें सही भी, उनकी तरफ से सहमति भी आई है, कुछ जगहों पर असहमति आई है। तो ये 25 अगस्त को आ रहा है इंडिया में। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इतने टाइम तक मार्केट क्या करेगा। सर एक चीज़ बताइए तपन सर, ये जो दल आ रहा है भारत में 25 अगस्त को आ रहा है, राइट? और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे में प्रेशर बना रहे हैं 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले इंडिया को। अब की बार उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसे में ट्रेडिंग पोजीशन और ये 25 अगस्त तक की पोजीशन को कैसे संभालना है? तो ये एक तरह से प्रेशर ही है, क्योंकि आई थिंक वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बातें बन नहीं रही है यूएस के साथ, क्योंकि यूएस चाहता है कि उनको क्लीन चिट मिले वो सेक्टर में, और हम लोग चाहते नहीं है। क्योंकि देखो 60% कंजम 60% डिपेंडेंसी अभी भी एग्रो प्रोडक्ट्स में रहती है हमारे वहाँ की, और जीडीपी का काफी हद तक वहां से ही आ रहा है। तो ऑफकोर्स ना वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ना लोअर सेगमेंट में, और वो गवर्नमेंट चाहती ना। काफी टाइम आपने पहले लास्ट टाइम भी देखा था, कॉमर्स मिनिस्ट्री से बयान आए थे कि हम लोग अपना नो इंटरेस्ट को फॉरगो नहीं करेंगे, और आई थिंक वही बात नहीं बन रही, क्योंकि अदरवाइज ये काफी तरह से ट्रेड डील चल रहे हैं, अभी तक एक भी मैसेज नहीं है। यानी इंडिया ने भी टफ स्टैंड लिया है। ऑफकोर्स 25 अगस्त को आ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ एक तरह से इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर लाना चाहते हैं ट्रम्प साहब यहाँ। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट भी यहाँ काफी हद तक नो रिजिड है कि नहीं भाई हम लोग कुछ सेगमेंट नहीं देंगे, और वही प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक यहाँ से जैसे बात देख रहे हैं कि 20-25% हो भी सकता है, लेकिन एक तरह से तब तक भी अगर हम लोग बात करें तो वी हैव टू अवॉइड जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर होते हैं। ओके, ज्वेलरी हो गया, और जहां जहां हमें लग रहा है कि अच्छा खासा एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, तो वहां हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। इवन ऑटो एंसेसरी भी अगर आप देखो ना, तो काफी हद तक एक्सपोर्ट हो रहा है, कनाडा से हो रहा है या मेक्सिको से हो रहा है। तो ऐसे सब सेक्टर जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमें थोड़े अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है। इनिशियल थोड़े टैक्स अगर 20-25 दिन भी लगे तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक फोकस ज्यादा रखे तो बेटर होगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को अवॉइड करना चाहिए। डोमेस्टिक कंजम्पशन में फोकस कीजिए। क्या होगा कि इसमें फायरिंग में शायद बीच में ये सेक्टर आ गए तो उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई थिंक वन शुड फोकस ऑन डोमेस्टिक टिल 25 अगस्त, जो भी डिसीजन आता है। ठीक है।
तपन जी, ये चीज़ बताएं कि सर ये जो पूरी ट्रेड डील वाला मामला है, जो इस समय सेंसिटिव सेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ सेक्टर्स बोले भी, लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, लाइक हमने देखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को लोग पहले अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे, अभी वो एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया कि पता नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हाउ डू यू सी कि कौन सा सेक्टर होगा कि जो परफॉर्म करेगा आपके एनालिसिस के हिसाब से, कि ये सेक्टर है जो कि सेफ है, परफॉर्म कर सकता है, और एक ऐसा सेक्टर जहां से कि अभी दूर रहें जब तक कि डील नहीं हो जाती? से मेरे हिसाब से एक सेक्टर जो परफॉर्म करेगा वो है फार्मा सेक्टर, क्योंकि आप ओके। देखो फार्मा में अभी भी ठीक है, ट्रम्प साहब ने बोला था कि भाई मैं मिनिमम टैक्स लगाऊंगा, 5 या 10% शायद हो भी सकता है। लेकिन आई थिंक जिस तरह से फार्मा कंपनीज के परफॉर्मेंस आ रहे हैं, टोरेंट फार्मा का भी कल जो रिजल्ट आया, और पीछे भी सिप्ला का देखिए, काफी सारे नो स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट आए थे। और क्योंकि देखो, सिप्ला की बात करें, लुपिन की बात करें, इवन टॉन फार्मा की बात करें, आई थिंक उनके जो सेल्स है यूएस में वन ऑफ द हाईएस्ट अभी बन रहे हैं। और नो काफी हद तक नो पेटेंट भी काफी नए आ रहे हैं और मटेरियलाइज हो रहे हैं, तो उनसे भी रेवेन्यू बढ़ेगी। प्लस सीडीएमओ बिजनेस भी जो अपना यहाँ का है वो भी अच्छा से, लॉरस लैब में आप तेजी देखो कितनी अच्छी दिख रही है, क्योंकि सीडीएमओ में हम लोग ऑलमोस्ट 2% मार्केट शेयर है वर्ल्ड के, वो आगे जाके शायद हम लोग 5 to 6% हो सकते हैं, क्योंकि China+1 पॉलिसी चल रही है। तो वहाँ लॉरस लैब है, सिंजिन है, इवन डीवीज लैब है। तो ये सब एरिया भी ना अच्छा परफॉर्म करेंगे। फार्मा एक फेवरेबल फैक्टर रहेगा इनके लिए, क्योंकि वहां अगर लगेगा तो बहुत कम लगेगा, और आई थिंक ये सब कंपनियां वेल वर्स है इन सब प्राइस हाइक करने के में, तो आई थिंक वहां इम्पैक्ट नहीं का। आईटी में बड़ा इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स, वो चलो ट्रेड डील में नहीं है तो मैं अभी इम्पैक्ट नहीं बोलूंगा नहीं उसके, लेकिन आईटी एक अवॉइड होगा। लेकिन इसमें भी टेक्सटाइल सेक्टर पे थोड़ा आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल में क्या होता है, मार्जिन फ्रजाइल हो, मार्जिन बहुत ही जल्दी इंपैक्ट हो जाते हैं। अगर 25-30% लग गया ना तो इनको डायरेक्टली इंपैक्ट है। तो आई थिंक टेक्सटाइल में आई थिंक आपको वेट करना चाहिए थोड़ा, इनमें चेंजेस हो। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक और एक सेगमेंट है, जो दो सेक्टर मुझे काफी फ्रजाइल लग गए। वहां अगर आप बेटर है ट्रेड ना करें, थोड़ी क्लैरिटी की राह देखें। लेकिन अगर एक सेक्टर अभी जाने के लिए, आई थिंक फार्मा एक बेस्ट सेक्टर है, अगर आप जा सकते हो उसमें। तो फार्मा वुड बी द सेफ सेक्टर एज पर तपन जी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी एस्टीमेट बढ़ा दिया है। जीडीपी एस्टीमेट अब FY 26-27 के लिए 6.4% कर दिया है। ग्लोबल ग्रोथ एस्टीमेट्स भी जीडीपी के 3.1% कर दिया है, यानी कि ये FY 26-27 के लिए इस तरह के ग्रोथ एस्टीमेट्स किए हैं। ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से तो 25-26 के लिए किए गए हैं। अमेरिकी ग्रोथ के जो जीडीपी एस्टीमेट्स हैं वो इस साल के लिए 1.9% कर दिए बढ़ाकर, और 2% कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए। जनरली हम देखते हैं कि जो जीडीपी जब ग्रो करती है और जब इस तरह का बड़ा इंस्टीट्यूशन इस ग्रोथ एस्टीमेट्स को रिविजिट करके उनको अपसाइड रिवर्सल की तरफ लाता है, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेंशन माना जाता है। अनिल सर, ये बताएं, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्सपेंशन है, या ऐसा आईएमएफ सोच रहा है, और ना सिर्फ इंडिया के लिए सोच रहा है, दुनिया के लिए सोच रहा है, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव होगा? जनरली हम इसको कैपिटल गुड सेक्टर के साथ तो कोरिलेट करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए और किसी सेक्टर के लिए आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो डेटा आया है थोड़ा सा जो है कल के आईआईपी डेटा के साथ अगर मैं मैच करूं, देखिए 28 जुलाई को आईआईपी डेटा आया था, ठीक है। उसमें थोड़ी सी इकोनॉमी के स्लो डाउन के इंडिकेटर्स आए थे। जैसे आईआईपी ग्रोथ जो है 1.5% आई थी ईयर ऑन ईयर, एज पर कंपेयर टू 4.9% प्रीवियस ईयर के हिसाब से। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 0.8-0.7% हुई थी लास्ट ईयर, उसके एक साल पहले 10% के हिसाब से वो ग्रो कर रही थी। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ, तो वो -2.6% थी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर विच वॉज 8.6%। प्राइमरी गुड्स की आउटपुट जो है वो -3% थी एज कंपेयर टू 6% ईयर ऑन ईयर। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो है ना, अगर आप देखें इस बार, तो मार्केट में अभी फिलहाल के लिए देखिए, आगे आने वाले समय में जो ये जो रिपोर्ट आई है वो तो आगे आने वाले फ्यूचर समय के लिए उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। बट अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी में एक स्लो डाउन के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के रिजल्ट्स पे दिखाई देना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो करती है तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो जो रिजल्ट्स के ये जो सबड्यूड रिजल्ट आ रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन को कंफर्म कर रहे हैं और उसी को मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब होगा क्या, यहां पर ये जो मैं जैसा मैंने कहा कि ये जो सेकेंड क्वार्टर शुरू हो रहा है, यहां से अगस्त से जब ये शुरू होगा, तो यहां पर मान के चलिए कि यहां से फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी स्पीड अप होती है। ये पीरियड वैसे भी जो है ना, अप्रैल से लेके जुलाई तक का, अप्रैल मई जून ये जो है यहाँ तक थोड़ा डल पीरियड रहता है, यहाँ से जुलाई अगस्त सितंबर मोस्टली, और सितंबर ऑनवर्ड ज्यादा फास्ट हमारी एक्टिविटी मूव करती है। इकोनॉमिक जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो तेजी से काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि बाजार में खरीदारी जो है अगस्त सितंबर तक आनी शुरू हो जाएगी। अभी एक आध महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है, क्योंकि बहुत से ट्रिगर हैं तो उनको लेकर के है, अभी मार्केट थोड़ा सा डल पड़ा हुआ है। और ये सारी चीजें देखिए डिपेंडिंग है। जैसे यूएस ट्रेड डील हमारी कैसी होती है, यूएस ट्रेड डील अगर हमारी फेवरेबल होती है, जो कि गवर्नमेंट पूरी की पूरी लगी हुई है, यूएस चाह रहा है बहुत से ऐसे सेक्टर्स पे टैरिफ लगाने की जो कि वो अपने बेनिफिट के हिसाब से है, बट वो हमारे देश के हित में नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट एडामेंट है, और इसी वजह से शायद ये डील अभी तक हो नहीं पा रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एडामेंट है कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, उनको पे वो किसी भी तरह का डेंट नहीं लगने देना चाहते हैं। तो ये ट्रेड डील जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में समझ लीजिए बहुत बड़ा फैक्टर का काम करेगा, कि ये जब ट्रेड डील फाइनल हो जाती है उसके बाद हमें एक फास्ट शार्प मोमेंटम दिखाई देगा। तब तक के लिए फिलहाल जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन है इन पर हम फोकस करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो आंकड़ा आपके सामने आया है आईएमएफ का, ये देखिए ये थोड़े लंबे समय के लिए होता है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से इकोनॉमिक में जो मैं डेटा देख रहा हूँ, आईआईपी डेटा आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा जो है आईआईपी डेटा बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन वाली फेज में चल रही है। ठीक है सर, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर या मतलब इनमें कोई पर्टिकुलर पिक जो आप देख रहे हैं किसी भी देखिए सेक्टर मैंने में? अभी देखिए कैपिटल गुड सेक्टर में अभी मैं पिक अवॉइड करूंगा, क्योंकि ओके। जैसा मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमिक हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं या जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी स्लो डाउन में है। तो अभी फिलहाल मैं इसमें अवॉइड करूंगा। कैपेक्स, जब इंडियन गवर्नमेंट का जो कैपेक्स बढ़ता है, थोड़े से इंफ्रा वाले काम और बढ़ेंगे, तब फिर हम कैपिटल गुड्स में और तरीके से जाएंगे। ऑलरेडी कैपिटल गुड्स, देखिए कैपिटल गुड्स में क्या होता है, जब तक कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होता या कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू होता तब तक उनकी डिमांड नहीं बनती है। ऑलरेडी हमारे जो कैपिटल गुड्स एग्जिस्टिंग है वो सफिशिएंट है प्रेजेंट हमारी जो वर्कलोड है बिल्कुल। उसको हैंडल करने में। जब वर्कलोड बढ़ेगा तब कैपिटल गुड्स की डिमांड हमारी बढ़ेगी। अभी फिलहाल के लिए जो सेक्टर जो मुझे दिख रहा है, देखिए अभी राइट नाउ की बात करूं अगर विवेक जी, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे केमिकल, एग्रो केमिकल सेक्टर और फर्टिलाइजर, ओके। क्योंकि मानसून बहुत बढ़िया आ गया है। ठीक है, अगर आप देखें तो इस बार बहुत सही टाइम पे मानसून आ गया है, और मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में भी देखेंगे ना, तो इन दो सेक्टर्स में कहीं आपको शेयर्स में डिमांड मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप वहां देखेंगे। फार्मा सेक्टर की रही बात है, तो देखिए फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा मूव आ चुका है। उसमें मुझे लग रहा है कि अब थोड़े समय में हो सकता है कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया मूव दे चुके हैं वो, बहुत अच्छे, ऑलरेडी उनका थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ चुका है। सेक्टर अब इस समय हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, उनमें आप लगाइए, ये इंडिया के लिए आने वाले समय में भी एक मतलब एवर डिमांड वाले सेक्टर्स हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो ओवर यूटिलाइज जो है, फिर भी वो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन में चले जा रहे हैं। हर हॉस्पिटल नई नई ब्रांचेस ओपन कर रहा है विवेक जी। मेरी जानकारी में जितने हॉस्पिटल हैं सबके एकदम मतलब कैपेसिटी फुल है, और वो सब प्लान कर रहे हैं कि भाई एक आध और यूनिट अपनी और कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो ये वो एरिया है जहां पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक बेट बनाई जा सकती है। बिल्कुल सर, इस समय मार्केट भी दवाइयों पर ही चल रहा है और ज़्यादातर ट्रेडर्स भी हॉस्पिटल में ही उनके पोर्टफोलियो पड़े हुए हैं। किसी का जी, एकदम बहुत एप्ट बात कही आपने। हम्म। तो आजकल मार्केट में कमाई नहीं हो रही, और ये बहुत लंबा समय हो गया, तो लोग ना बोर होने लगे हैं कि उनके 10 में से केवल हार्डली 1 या 2 स्टॉक चलते हैं, वो भी यदा कदा किसी भी उल्टी सीधी खबर से। मतलब रिजल्ट्स सही का बात। भी इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा। दैट्स ओनली नेगेटिव विच इज़ प्रेलिंग द मार्केट। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आज मार्केट के लिए दुनिया भर की नजरें रहेंगी वो है फेड की बैठक पर। तपन जी कैसे देख रहे हैं सर? मार्केट तो उम्मीद करके बैठा है कि कोई रेट कट नहीं आएगा, और फेड के चेयरमैन के पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़े ही रहते हैं। जैसे ही बैठक होती है उसके बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उनको उनकी क्लास लगा देते हैं। सर हाउ डू यू सी कि कुछ इम्पैक्ट होगा क्या?
नहीं, आई थिंक वो ज्यादा नो इवेंट ही लग रहा है, क्योंकि नो पहले से लोगों को पता है कि ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि अभी भी देखिए जिस तरह से टैरिफ के बयान आ रहे हैं, और जिस 15% यूरोपियन के साथ हुआ है, और चाइना का डिले हो गया है, इंडिया का अभी तक हो नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा यूएस में। तो आई डोंट थिंक जेन पॉल कभी भी इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब पुश करते रहते हैं, उनका ये सब चलते रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक के कहीं ना कहीं नो जैन पॉल हिलेंगे नहीं अपने ओहदे से। और आई थिंक वो अपने नो जो भी डिसीजन पे कायम रहेंगे। लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल, अगर यूएस का देखें तो यूएस मार्केट बहुत ही अच्छा है। आप देखिए 70% के उनके जो कंपनीज के रिजल्ट आए बहुत ही अच्छे आए हैं। दैट्स ओके, वहां कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, ऐसी कोई इकोनॉमी वीकनेस दिख नहीं रही कि जिसके वजह से सडनली इंटरेस्ट रेट कट भी आए। और अभी जो हमने ट्रेड डील हुई है काफी, और जो वहाँ एक तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि काफी सारे टैरिफ लगाए गए, तो उसका इम्पेक्ट अभी भी वहाँ के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी में पड़ा नहीं है। हाँ, उनके मेजरली आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आईटी कंपनीज में अगर आप देखो तो काफी हद तक ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, एनवीडिया ले से लेके सबको, गूगल ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है। तो वहाँ की इकोनॉमी तो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा पहले बीच में काफी हद तक डाउ जोन्स गिर गया था, लेकिन अभी पूरा रिकवर हो गया है, जो दिखाता है कि वहां नो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इवन दो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ। जब तक इकोनॉमी सही है किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब थोड़ी वीक होगी तब जाके वापस प्रेशर आएगा। तो ये ट्रम्प साहब बोलते हैं, लेकिन मुझे तो कोई इंटरेस्ट रेट कट दिख नहीं रहा है अभी। एक्चुअली ऐसा हो गया कि वेस्टर्न मार्केट ज्यादा अच्छा चल रहा है और हम लोग चल नहीं रहे। और उसका रीजन वही है कि हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे। तो लेट्स सी, होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर से अर्निंग्स अच्छे आएंगे, लेकिन वहां के मार्केट काफी अच्छे पोजीशन में है अभी। ठीक है, एक और खबर वो है डिफेंस सेक्टर को प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन मिला है। लास्ट टाइम जब उन्होंने बोला था संसद में कि पीएसयू स्टॉक्स पर नज़र रख लीजिए, उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स की रैली आ गई थी। इस बार प्रधानमंत्री जी ने बोला कि प्राइवेट कंपनियों के लिए डिफेंस में काफ़ी सुनहरे मौके हैं, कंपनियों ने बेहतरीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और फिर डिफेंस में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया अपना, और अब समय आ गया है नई टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क करने का और उसी के थ्रू लड़ने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेट किया कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भारतीय ड्रोन और मिसाइलों ने अपना दुनिया भर में दबदबा भी दिखाया है। राय सर, कैसे देख रहे हैं इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को? वैसे तो हमने देखा कि पीएसयू डिफेंस कंपनीज भी पीछे नहीं रही थी इस बार, एचएएल, बीईएल और कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, इन सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन आफ्टर रिजल्ट सभी में एक स्लगिशनेस आ रही है, भले ही वो जेनटेक हो, एस्ट्रा माइक्रो हो, आइडिया फोर्ज हो, इन सभी में अभी क्या करें सर? देखिए, होता क्या है कि हमारी देश में थोड़ा सा हो क्या रहा है इस समय फिलहाल, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है ना, अब वो इतनी तेज अवेलेबल हो रही है कि किसी भी सेक्टर में जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है ना विवेक जी, तो इतना शार्प मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि रिटेल तक इंफॉर्मेशन बहुत फ्रीली अवेलेबल हो जा रही है, और पार्टिसिपेशन आप देखेंगे तो बहुत फास्ट हो रहा है। तो पहले जो 2 4 साल में जो मूव आता था, आजकल 2 4 महीने में ही वो मूव आ जाता है। ठीक है। तो जो आप देखेंगे जो ना कि एक 6 महीने के अंदर में वो कितने स्टॉक डबल हो जाते हैं, 2 3 महीने में 30% 40% का रिटर्न दे देते हैं। इस तरीके के मूव के बाद होता क्या है कि उनकी जितने भी जो ये वैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑर्डर बुक वाली चीजें, लगभग मोस्टली सारी की सारी प्राइस इन हो जाती हैं। फिर उसके बाद अब आता है कि गेम जब लॉन्ग टर्म में, जो हम कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज अ वेइंग मशीन एंड शॉर्ट टर्म इज अ वोटिंग मशीन। तो शॉर्ट टर्म में वोटिंग तो हो गई ज्यादा जबरदस्त होकर के, लेकिन जब उसकी वैल्यूएशन की बात आती है तो फिर वहां से धीरे धीरे उसमें एक करेक्शन आना शुरू हो जाता है। अब रही बात पीएसयू रिटर्न सेक्टर की, तो देखिए पीएसयू डिफेंस ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया, मल्टी बैगर उसमें दिए। ठीक है। आप चाहे मजडॉक की बात कर लें या एचएएल की बात कर लें, या जितने आप जो भी नाम ले लें, सबने बहुत अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पहले अपने पीएसयू कंपनीज के द्वारा एक फ्रेमवर्क बना करके दे दिया कि देखो डिफेंस का फ्रेमवर्क है और ये बड़ा प्रॉफिटेबल फ्रेमवर्क है, और अब वो इनिशिएट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को जेबी के थ्रू या पार्टिसिपेशन के थ्रू उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि डिफेंस सेक्टर जो है एक बड़ा ही लॉन्ग रन का सेक्टर होगा। ऐसा नहीं कि इसके इसके जो रन है वो खत्म हो गए। इस सेक्टर का रन काफी लंबे समय तक चलेगा, आने वाले कई सालों तक चलेगा। लेकिन आपको वैल्यूएशन ढूंढना होगा सही, और सही सेक्टर में। जैसे कि अभी जो लड़ाई हुई थी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में, हमने देखा
ये सारा का सारा अभी का जो वॉरफेयर है ना विवेक जी, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हुआ। उसमें बिल्कुल। कहीं भी अब वो पैदल सिपाही टैंक और वो सब चीजें नहीं यूज हो रही हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली चीजें हैं। उसमें आपके जो रडार वाले सिस्टम है, ड्रोन है, उसमें जो नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा यूज हो रहा है, और आगे आने वाले समय में और ज्यादा यूज होगा। अभी हो सकता है आगे आने वाले समय में एआई का भी यूज होगा वॉरफेयर में भी। तो ये जो कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ डिफेंस के काम कर रही हैं, उन पर आप नजर बनाए रखें। उनमें आपको हमेशा एक बढ़िया मौके मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि उस सेक्टर में ट्रेडिशनल डिफेंस वाली चीजों से हट करके अब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर वाली जो कंपनियां हैं उन पर फोकस करें, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे मूव में मिलेंगे। वहां से भी कई मल्टी बैगर निकलेंगे। ठीक है, मल्टी बैगर मिलेंगे, लेकिन आज एक काउंटर, बड़ा काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइक ए मल्टी बैगर, और सालों से करता आ रहा है। एल&टी 4% ऊपर है, और देखिए रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ में 15.5% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में अराउंड 30% का जंप, एबिटा 13% अप था, एबिटा मार्जिन्स में करीब 9.9% थे, मोरलेस सेम थे 10.2% के अगेंस्ट में, 30 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन था। लेकिन जो हाईलाइट्स थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 6 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है ऑन ए क्यू बेसिस, करीब 6% बढ़ी है मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अगर Q1 में देखें, यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में देखें, तो 94,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। तपन जी, इतनी बड़ी तो आजकल कंपनियां मार्केट कैप सोचती हैं, जितने बड़े इनको मार्केट में ऑर्डर मिल जाते हैं एक क्वार्टर में, मतलब यार रेवेन्यू सोचती हैं कि इतना हम 5 साल बाद 10 साल बाद करेंगे, इनको 3 महीने में मिल जाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं एल&टी को? दिग्गज है, 4% चल भी चुका है, अब क्या करें? एल&टी देखिए ना, रिजल्ट काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे एल&टी को आप डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ जोड़ सकते हो। अगर इकोनॉमी चली तो एल&टी हमेशा नॉर्मली बहुत अच्छा चलता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, धीरे चलता है लेकिन अच्छा चलता है। लेकिन अगर आप देखो तो अभी इसमें एक जो बड़ा चेंज आया, जो आपने बताई डिटेल्स, उसमें एक 52% उनका ऑर्डर बुक अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं। ओके, मिडल ईस्ट से काफी बड़े ऑर्डर बुक आ रहे हैं, तो वो बड़ी बात है, क्योंकि मिडल ईस्ट में काफी हद तक में एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि वो ऑयल कंपनी जो होती है अभी वो भी अपना ट्रांजिशन करके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप कर रहे हैं। सऊदी ले लो, यूएई ले लो, और वो सब कंट्रीज, और ऊपर से वहां से एक ऑर्डर बुक अच्छा है। वहां अब मैनेजमेंट का गाइडेंस भी देखे तो काफी हद तक वो बोल रहे हैं कि वहां मार्जिन एक्सपांशन वो देख रहे हैं। और उनका पहले प्रेशर वो था कि एट द एंड ऑफ द डे नो, काफी मार्जिन प्रेशर, उनके फिक्स प्राइस डील्स होते थे, वो वहां भी वेरिएबल हो गए। अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ तो वो बढ़ा सकते हैं। और आगे जाके ना जो एग्जीक्यूशन डिलेज हो रहे थे उसके वजह से भी उनके काफी मार्जिन इंपैक्ट है। तो इस बार जो गाइडेंस आया है उसमें मैंने देखा है कि उन्होंने यहाँ खास करके बताया कि आगे जाके उनके मार्जिन एक्सपेंशन हो सकते हैं, क्योंकि वो काफी हद तक कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। और अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो वो लोग करते हैं वहां भी ये सब नो वो लोग क्लॉज ला भी रहे। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि उनका ऑर्डर बुक में ना हर साल अच्छा खासा मिडल डिजिट में ना डबल डिजिट में ग्रोथ हो सकता है ऑर्डर बुक में भी। तो बहुत ही दिग्गज कंपनी है ओवरऑल। मैं तो काफी बुलिश हूँ, क्योंकि कैपिटल गुड्स सेक्टर आई थिंक नेक्स्ट 5 साल 10 साल में बहुत अच्छा रहेगा। अगर डोमेस्टिक की भी बात करें, 11 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट करने वाले, स्पेंडिंग होगा, कैपेक्स होगा अपना गवर्नमेंट का, उसमें से 2.5 लाख करोड़ तो ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए, जहां एल&टी एक बेनिफिशियरी रहता है हमेशा। और आगे जाके ये कैपेक्स बढ़ने वाला है, कम नहीं होना है। तो आई थिंक किसी को लंबी अवधि के लिए आई थिंक एक सेफ स्टॉक चाहिए कैपिटल गुड्स में, मैं हमेशा एल&टी प्रीफर करूंगा। इस लेवल पे नहीं तो थोड़ा नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हो, बट इट्स अ गुड बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है तपन जी, तो एल&टी यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति। सर, तपन जी आज आप हमारे साथ जुड़े, फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात होती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच तपन जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अनिल सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट। सर, इसके भी रिजल्ट्स आए थे कल, हमने देखा कि मार्केट बंद होने के बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें जीएमआर एयरपोर्ट था, 33% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखा, लेकिन कंपनी का लॉस थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 142 करोड़ से 211 करोड़ का लॉस आया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सर एबिटा फ्रंट और मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ठीक थी, थोड़ा सा टैक्सेशन पार्ट ज़्यादा था, जिसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एबिटा फ्रंट पे कंपनी प्रॉफिट में भी है, और ये कंपनी ने पहले बोला भी है। अभी क्या करें सर? स्टॉक आज नहीं चला, लेकिन पिछला अगर कुछ महीने उठाकर देखें
तो काउंटर ने अच्छी रैली दिखाई है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 70 हाँ। ऑड लेवल्स, जो कि ये फरवरी में लगा था। एकदम। देखिए, ये एक रिजल्ट के बाद हमेशा हम देखते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, अनलेस की अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। जब बाजार के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बढ़ के रिजल्ट आता है तभी एक जनरली एक बड़ा मूव आता है। अदरवाइज चाहे रिजल्ट अच्छे हैं बुरे हैं, आप हमेशा देखोगे ना कि उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मेरे ख्याल से ये अभी उसने रिसेंट हाई जो एक बनाया हुआ है, ये करीब 97 का एक हाई बनाया रिसेंट अभी उसने, करीब एक डेढ़ हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो यहां पर ये अभी एक पुल बैक मोड में है, मैं अभी यहां पर वेट करना पसंद करूंगा। अभी आज की कैंडल का जब ये हाई क्रॉस करना शुरू करेगा जो कि 91 92 के आसपास का है, तब फिर इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना सही रहेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं वैसे देखूं अगर तरीके से, तो जो है ये 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे आज चल रहा है। ऐसे में अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे किसी भी तरह की लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करना। इसको यहीं से देखते हैं कि ये इसका जो रिसेंट स्विंग लो है जो कि 89 का इसका रिसेंट स्विंग लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा विवेक जी, कि जो हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। अगर वो टूटता है तो फिर ये कहीं ना कहीं इसमें फिर एक और डीप कट आने की संभावना होगी। तो अगर ये आज 89 के नीचे नहीं जाता है और कल से अगर ये ग्रीन कैंडल बनकर के ऊपर जाता है, देन अगेन हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 91 के लेवल को क्रॉस कर, 92 के एग्जैक्टली कहूं, 92 के लेवल को क्रॉस करने के बाद। तब तक फिलहाल अभी इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इस काउंटर को अवॉइड करेंगे जब तक ये 92 पार नहीं करता है। लेकिन वैसे रिजल्ट्स ठीक हैं और अनिल सर की भी सहमति है इस काउंटर पर। अनिल सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी विवेक जी, आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है और आपसे बात करके हमेशा अच्छी फीलिंग आती है। आपके दर्शकों के साथ अपनी चीजें शेयर करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद आशा सर। करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे हाँ, साथ बहुत जुड़े और हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे आगे भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के एक और पसंदीदा गेस्ट जुड़ चुके हैं, प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई, कैसे हो? ऑल गुड सर एंड थैंक यू सो मच आपके शो में इनवाइट करने के लिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड सारे व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। अब कोलकाता पहुंच गए ना ठीक से? सब बढ़िया हाँ रहा? हाँ सर, कोलकाता दिल्ली का विजिट आ बढ़िया गया रहा सर। ना? आपको बड़ा प्यार मिला, मैं बहुत वीकेंड में बढ़िया, आपको ही देख रहा इनफैक्ट था। जो हाँ बहुत ही अच्छा लगा सर। और दिल्ली का स्पेशली जो मनी नाइन का मेरा आपके ऑफिस में विजिट था वो भी बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से वो जो पॉडकास्ट हमने किया, लोगों का रिस्पांस मिला, उसके बाद तो मौका नहीं मिला लोगों को थैंक यू बोलने का, तो बहुत सारा प्यार मिला। मैंने कमेंट बॉक्स जाके चेक किया। थैंक यू सो मच सारे व्यूअर्स को इतना प्यार देने के लिए एंड स्पेशली थैंक्स टू यू सर। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने मेरा स्टोरी के बारे में जो A to Z जितने भी मेरा स्टोरी है मैंने खुलासा किया। सो इससे पहले कहीं पे मैं बताया नहीं था, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा मम्मी ग्रैंड मदर सब लोगों ने देखा है तो बहुत ही अच्छे खुश है वो, and इसके लिए अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। तब आपकी स्टोरी ऐसी थी, मार्मिक थी, थोड़ा लोगों को छूने वाली थी और लोगों को पसंद आई, यही हमारी कोशिश थी। और देखिए, लोगों ने जो कमेंट दिए, मैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ कमेंट हमें भी मिले, मनी नाइन को भी मिले, आपको तो बहुत ही प्रशंसा मिल ही रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा मेरे लिए भी और मनी नाइन के लिए भी। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दर्शकों के हंसमुख और जिनको कहते हैं ना कि जिनके प्रतीक्षा कर रहे होते हैं लोग, रशीद भाई जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं BNK सिक्योरिटीज़ के। रशीद जी, क्या हाल है? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और प्रदीप भाई को नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। एक चीज मैं कह सकता हूँ कि अब वी हैव न्यू मोदी जी इन मेकिंग। और जो जिस तरीके से, क्योंकि मैंने इनकी ना सारी मतलब ऑफ रिकॉर्ड इनको मैं बहुत परेशान करता रहता हूँ और इनके हर स्टेटस को पढ़ के कहीं ना कहीं मैं कमेंट करता रहता हूँ, कुछ कुछ बोलता रहता हूँ उनको। तो अनडाउटेडली मतलब मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में तो पता था, बट इतना डेप्थ इन डेप्थ हमारी कभी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। और विवेक सर, जरूर मैं आपको ये चीज के लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ
कि जो चीजें आपने अनवील करी और जिस तरीके से करी, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है ना कि सामने वाला जिस एम्पैथी से सारी चीजें पूछता है वो भी बहुत मैटर करती है, एंड द वे यू बॉट इट आउट, बिकॉज वेरी फ्रेंकली as we all know that it has been on multiple platforms, but the way you have done it, it's remarkable. और सर थैंक जरूर यू। ये बात है कि प्रदीप भाई की स्टोरी जानने के बाद अभी जब कलकत्ता जाऊंगा तो पहले तो मैं यही सोच रहा था कि सिर्फ प्रदीप भाई से मिलना होगा, बट अब मैं चाहूंगा एक बार माता जी से और सब घर वालों से भी मिलूं और देखूं कि एक जो बेटा जब ऐसा निकलता है तो किस तरह का, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम घर वालों को प्राउड फील करा सके, तो वहां पे जाके एक एक्सपीरियंस ही ले लेंगे कि चलो अब अपने खुद के नहीं बट हाँ अपने भाई के अपने दोस्त के माँ बाप के साथ मिलके अगर आपको ऐसी फीलिंग आएगी तो आई डेफिनेटली गो एंड सी देम एज वेल। नहीं रचित भाई, ऐसा है ना, आप एक बार आइए इस बार नोएडा, तो हम आपके साथ भी एक पॉडकास्ट करेंगे। निकालना हमारा काम है, हम जर्नलिस्ट है सर, हम निकाल लेंगे। और आपको ऐसा आधा घंटे बाद ये फीलिंग जरूर आएगी कि आपने भी बहुत कुछ अचीव किया है, आपको पता नहीं चल रहा है, ये आपकी बड़प्पन है। नहीं 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 सर, बड़प्पन वाली बात नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रदीप भाई की जब आपने स्टोरी निकाली ना तो इट वाज अ रियल स्ट्रगल दैट ही हैज गॉन थ्रू, और मेरी आप स्टोरी निकालेंगे ना तो दर्शक जो भी मेरा हंसमुख चेहरा देखते हैं और जो मेरी सिर्फ अभी हंसमुख चेहरे को देख के करते हैं, मेरी स्टोरी जो है ना बचपन से लेकर अभी तक की ऐसी आई है कि वो कॉमेडी शो ज्यादा बन जाएगा और वो एक सीन अलग वर्टिकल पे खड़ा हो जाएगा तो वो और मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मैं तो यहीं तक खुश हूँ सर, ये अब मेरी इंटरनल स्टोरी मुझे बतानी ही नहीं है।